नमस्कार दोस्तों। हाल ही में होने वाले बिहार के चुनाव में 25 साल की युवा मैथिली ठाकुर को बीजेपी की तरफ से टिकट मिल गया है, जो कि एक सुंदर लोक गायकों की बड़ी मौजूदगी अभी हम राजनीतिक परिदृश्य में देख रहे हैं। ये आपकी चॉइस थी या ऐसे ही जर्नी में मिला है? प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ेंगे, तो उसकी शुरुआत मुझसे हुई। कि जब महाराष्ट्र में बिहारियों के खिलाफ कोई घटना होती है तब एनडीए सरकार कुछ नहीं करती और यहाँ पे वही एनडीए सरकार बिहारियों की सुरक्षा की बात कर रही है। हाउ डू यू सी दिस? मुझे वो महसूस नहीं हुआ जो खतरा जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो 12 दिन पहले आई मैथिली ठाकुर जब टिकट पाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ कैसे अलाइन करेगा? मैं इतना लंबा इंटरव्यू अभी करना नहीं चाहती हूँ। आउटसाइडर आपको कहा जा रहा है, इस क्लेम को कैसे? बेनीपट्टी से आप बिलोंग करती है ना शायद? संविधान ने अनुमति दी है कि आप कहीं से भी लड़ सकते हो, तो क्या हर इंसान के ऊपर ऐसे सवाल उठाए जाएंगे? भोजपुरी वल्गर भाषाओं के जो गायक हैं, जब उनको एक बड़ी पार्टी चुनावों के लिए चुनती है और वो चुन के बैठते हैं तो ऑथेंटिक हो जाते हैं, ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। ये उनकी पार्टी और उनका निजी मामला है, इसमें मैं कोई टिप्पणी बयान नहीं आपकी कर पार्टी की भी कहानी है, इसलिए मैं आपसे। हाँ, मेरी पार्टी और उनका निजी मामला है। रैयाम चीनी मिल हो, सकरी चीनी मिल हो, वो बंद पड़े हुए हैं, ठप पड़े हुए हैं। 5 साल आप देखिए क्या होता है। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊँ, ये तो बहुत ही निजी चीज़ है। कि मिथिला क्षेत्र की बात करें या बिहार की बात करें, हम पलायन एक बहुत बड़ा इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। सबसे पहली चीज़, अगर आप पलायन और रोजगार इसको कनेक्ट करके देखें तो हर एक घर में सरकारी नौकरी देना इज नॉट प्रैक्टिकल। क्या ऑफरिंग है आपकी, आपके विधानसभा के लोगों से ले क्यों चुने आपको? मेरा मन नहीं है। ठाकुर जिंदाबाद। मैं ये कह रहा हूँ, लोग ये कहते हैं मैथिली। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, हम नाप रहे हैं बिहार में चुनावी फीवर और नापते हुए पहुंचने वाले हैं वन ऑफ दी हॉटेस्ट सीट पर। यह सीट है अलीनगर। हॉट इसलिए क्योंकि मैथिली ठाकुर को, जिन्होंने केवल 10-12 दिन पहले ज्वाइन की है बीजेपी, उनको उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। बगावत हुई, फिर अमित शाह ने बगावत करने वाले नेता को बैठा भी दिया। लेकिन क्या वजहें रही होंगी मैथिली ठाकुर के चुनाव के पीछे कि बीजेपी ने उनको टिकट दी? क्या रोडमैप है मैथिली ठाकुर का आगे? किस कारण से उनको टिकट मिला? किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फ्लिक्ट से लड़ रही हैं? कॉन्फ्लिक्ट है भी या नहीं है? ये सब जानने वाले हैं मैथिली ठाकुर से ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। लोक गायिका रही हैं आप, और 2020 का एक बैंटर मुझे याद आता है एक लोक गायिका के साथ ही आपका सोशल मीडिया पे। बिहार में ईबा करके आपने एक गाना भी बनाया था। लोक गायकों की बड़ी मौजूदगी अभी हम राजनीतिक परिदृश्य में देख रहे हैं। ये आपकी चॉइस थी या ऐसे ही जर्नी में मिला है? मेरी जर्नी में एक नया दरवाज़ा खुला है। मैं ऐसे कहूँगी कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ेंगे, तो उसकी शुरुआत मुझसे हुई। क्या आप प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति से ऑब्वियसली सहमत तो होंगी ही, लेकिन कभी कोई आलोचनात्मक पॉइंट पे भी आप देख पाई हैं उनकी राजनीति को? मैंने राजनीति में आने से पहले मैं ऑब्जर्वर रही हूँ कि मैं मेरे आसपास क्या हो रहा है समझती रही हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी विचारधारा बहुत ही अलाइन होती है भारतीय जनता पार्टी से। तो मैं उनकी और फ़ैन बढ़ते जा रही हूँ। मतलब मेरे अंदर वो फीलिंग बढ़ते जा रहा है कि मैं उनकी फ़ैन हूँ। मतलब एक सवाल, क्योंकि मैं भी बिहार से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है और बिहारियों के साथ जिस तरीके का सलूक वहाँ पर हुआ, आपने भी वो घटनाएं सुनी होंगी, देखी होंगी। उस पर कोई ख़ास बयान ना आ पाना एक तरह का संशय मन में पैदा करता है बिहारियों को। और इसी यात्रा के दौरान लोगों से बातचीत करते हुए मैंने सुना कि जब महाराष्ट्र में बिहारियों के खिलाफ कोई घटना होती है तब एनडीए सरकार कुछ नहीं करती और यहाँ पे वही एनडीए सरकार बिहारियों की सुरक्षा की बात कर रही है। हाउ डू यू सी दिस? मैं एक बिहारी कलाकार होते हुए मैं 5 साल से मैं महाराष्ट्र में कार्यक्रम कर रही हूँ। बात यह कि मैं एक लड़की होते हुए, बिहारी होते हुए, मैंने महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, कार्यक्रम की हूँ। मुझे वो महसूस नहीं हुआ जो खतरा जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी चीज़ है तो मैं इसके बारे में और पढ़ूंगी, जानूंगी। क्योंकि आप तो टॉप क्लास कहा जा सकता है, क्योंकि आप कलाकार हैं, वहाँ पे कार्यक्रमों में जा रही होंगी। लेकिन मजदूरों के साथ राज ठाकरे का बयान आपने सुना होगा, और जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं। अभी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी मैं खूब महाराष्ट्र जाती हूँ, मैं आम लोगों से मिलती हूँ। हमारे बिहार के बहुत सारे लोग वहाँ पे बहुत खुशी से रहते हैं। उनको खुद बिहार से ज़्यादा बढ़िया महाराष्ट्र में अच्छा लगता है रहना। अच्छा, जो आपके काउंटर पार्ट हैं, जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं गायिका विधायिका बनना चाहती है, आउटसाइडर आपको कहा जा रहा है। इस क्लेम को कैसे? बेनीपट्टी से आप बिलोंग करती है ना शायद? मेरा जन्म दरभंगा जिला में हुआ है, लहरियासराय खराजपुर में। तो दरभंगा जिला के अंतर्गत ये विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये मेरा ननिहाल है और मैं बाहरी बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने मिथिला के लिए बहुत गीत गाए हैं, सिर्फ देश में नहीं, देश के बाहर में। और मैंने अपने संस्कृति को
एक तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो जो लोग बोलते हैं बाहरी है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि किस सेंस में मैं बाहरी हूँ। लेकिन बाहरी इस सेंस में ना कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, परिसीमन होता है, विधानसभा का एक क्षेत्र सुनिश्चित है, आप बेनीपट्टी में रहती हैं शायद, या रहा करती हैं, ऐसा कुछ है, या फिर दरभंगा जहाँ लहरियासराय की आपने बात की वो भी अलग विधानसभा है, यहाँ के कार्यकर्ता जितने रहे होंगे तो भारतीय जनता इससे पार्टी, मैं बाहरी हो जाऊंगी, क्योंकि इस कहीं विधानसभा के लिए तो होंगी मैथिली। कैसे कैसे हो सकता है? जब आपको संविधान ने अनुमति दी है कि आप कहीं से भी लड़ सकते हो, तो क्या हर इंसान के ऊपर ऐसे सवाल उठाए जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल ये सवाल उठाना और संविधान सम्मत है, इसीलिए आप उम्मीदवार इसीलिए हैं लड़ रही भी। हूँ, तो सामने वाला अगर कोई कुछ ऐसा बोल रहा है तो उन्हें बोलने दीजिए। मैं तो अभी सब चीज़ पे ध्यान भी नहीं देती कि सामने वाला क्या बोल रहा है, या फिर विरोधी, या फिर वो ही नहीं, और भी जितने लोग जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं वो क्या बोलते हैं, सब पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ। ना ये सवाल मैं एंटरटेन कर सकती हूँ अब। अच्छा, लोक गायिका होने के नाते जितने भी गायक लोग फिलहाल हमें राजनीतिक पटल पर दिख रहे हैं, ख़ास तौर पे लोक गायकों की मैं बात कर रहा हूँ, लोक गायक भी नहीं, लोक भाषाओं की बात कर रहा हूँ, भोजपुरी की, उसमें जो वल्गैरिटी है, जो शब्दावली प्रयोग होती है, उसे एक सिंगर के तौर पे मैथिली कैसे देखती हैं और एक पॉलिटिशियन के तौर पे कैसे देखती हैं? वो एक अलग ही टॉपिक है कि लेकिन हम जवाब चाहते हैं, क्योंकि आप सिंगर मैथिली ठाकुर भी देखिए, हैं। मेरे लिए क्या है, एक लकीर आपने खींची, मतलब आपने नहीं, मतलब एक लकीर है हमारे समाज में। अगर आपको अपने क्षेत्र में कुछ बड़ा करना है, कुछ कठिन करना है, जो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो उस चीज़ को साधने के लिए उसी के पैरेलली दूसरी बड़ी लकीर खींच दो। तो इसीलिए संगीत में मैंने अपने लिए जो लकीर खींची है, राजनीति में उसी के पैरेलली मैं दूसरी लंबी लकीर खींचने का प्रयास कर रही हूँ। जहाँ तक आप बात करें भोजपुरी भाषा में वल्गैरिटी की, तो आप वो भी देखिए कि भोजपुरी भाषा में वल्गैरिटी की नहीं, भोजपुरी भाषा के गायन में जो गाने यूज हो रहे मैं हैं ये बोल रही हूँ, भोजपुरी भाषा का साहित्य इतना बड़ा है, उस भोजपुरी भाषा के लोग कितने बड़े हैं जो मैंने गाए हैं, लोगों को सुनाए हैं। भोजपुरी भाषा में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार रहे हैं जिन्होंने सिर्फ सामाजिक गीत गाए हैं, लोकगीत गाए हैं, जिनकी शब्दावली अच्छी रही हो। तो मैं नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरा फोकस अगर मैं दूसरी जगह शिफ्ट करूँगी तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जब उस तरह की शब्दावली या वो गाने भी आपके जहन से तो गुजरे ही होंगे, आप जानती होंगी ज़रूर भोजपुरी भाषा के जो अश्लील गाने हैं। थोड़ा स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछिए। नहीं, स्पष्ट रूप से ही मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। भोजपुरी वल्गर भाषाओं के जो गायक हैं, जब उनको एक बड़ी पार्टी चुनावों के लिए चुनती है और वो चुन के बैठते हैं तो ऑथेंटिक हो जाते हैं, ऑथेंटिसिटी बढ़ती ये है। उनकी पार्टी और उनका निजी मामला है, इसमें मैं कोई टिप्पणी बयान नहीं आपकी करना पार्टी की भी चाहूँगी। कहानी है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हाँ, था। तो फिर अगर मेरी पार्टी की कहानी, तो मेरी पार्टी और उनका निजी मामला है, ये मैं इसके बारे में नहीं करना चाहूँगी। मैंने अपना जीवन 12 दिन पहले राजनीति में शुरू किया है। मैं सिर्फ अपनी जो पॉसिबिलिटी है, क्या मैं नई चीज़ कर सकती हूँ, क्या बढ़िया मैं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ उस पर फोकस कर रही 12 हूँ। दिन पहले आपने राजनीति में कदम रखा है, आपने कहा, और आप उम्मीदवार बन गई। टिकट वितरण में चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, जितना हो हल्ला हुआ, लोगों में दिक्कतें हुई, वो आपने भी देखा होगा। तो 12 दिन पहले आई मैथिली ठाकुर जब टिकट पाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ कैसे अलाइन करेगा? सब कर रहे हैं, आप देखिए अभी कार्यालय के सामने। मजबूरी में कर रहे हैं? मजबूरी में, आप एक बार उनसे खुद से पूछ लीजिए। मुझे तो लग रहा है सभी खुशी खुशी और बाहें फैला करके मेरा सम्मान कर रहे हैं और मुझे आदर दे रहे हैं और मेरे साथ खड़े हैं, चाहे रात के 2 बज रहे, 4 बज रहे या सुबह के 4 बजे उनको फ़ोन करूँ, तो सब लोग मेरे लिए बिल्कुल डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। ये किसके आदेश, मतलब क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि हाईकमान का एक ऑर्डर आया है और इस कारण से ये चीज़ चल रही है। मैं इतना लंबा इंटरव्यू अभी करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आपके सवाल है, इस समय मेरा सोने का समय और मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो रही हूँ। हाई कमान का जो भी आदेश है, संगठन वही है। अपने संगठन का जो विचारधारा ये है कि संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व या फिर संगठन का जो आदेश है वो सर्वोपरि है। अब मैं सब लोग जानते हैं। समय ज़्यादा हो रहा है, मैं माफ़ी के साथ एक सवाल आपसे ले लेता हूँ कि मिथिला क्षेत्र की बात करें या बिहार की बात करें, हम पलायन एक बहुत बड़ा इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। आपके लोकगीतों में, आपके ऊपर यह आरोप भी लगा कि लोकगीतों में राजनीति में आने से पहले आपने इन मुद्दों को कभी एड्रेस नहीं किया है। इन मुद्दों पे आपका विज़न क्या है? देखिए, मेरा जीवन इससे पहले सिर्फ भक्ति संगीत की ओर रहा है, आगे भी रहेगा। उस समय मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करती थी, लेकिन टीपा टिप्पणी या बयानबाजी नहीं करती थी, मेरा स्टाइल नहीं है। और जब मैंने एक बार किया वो तब किया क्योंकि मेरे बिहार के बारे में इतनी नेगेटिव चीज़ें सोशल मीडिया पे देख रही थी, तो मेरा मन किया कि इतना तो बुरा नहीं है बिहार, जितना सामने वाला विरोधी बिहार को बिल्कुल बेइज्जत कर रहा है। तब मैंने जीवन में एक बार, पहली बार किया था,
उसके बाद फिर मेरे क्योंकि मेरा स्टाइल नहीं है कि बिना मतलब का अटेंशन के लिए मैं कूद जाऊँ हर एक चीज़ में। मैं अपना साइलेंटली रहना मुझे ज़्यादा पसंद है। अपने काम से मैं लोगों को जवाब देती हूँ। तो जो मेरा सवाल था, पलायन तो एक समस्या है ही। आई एम फ्रॉम बिहार, लेकिन मुझे माइग्रेट होना पड़ा। किसी को उच्च शिक्षा चाहिए, उसको माइग्रेट होना पड़ता है, जॉब के लिए माइग्रेट होना पड़ता है। नीतीश कुमार कहते हैं लैंडलॉक्ड स्टेट है, इसलिए उद्योग धंधे नहीं हो सकते। आप मिथिला से बिलोंग करती हैं, रैयाम चीनी मिल हो, सकरी चीनी मिल हो, वो बंद पड़े हुए हैं, ठप्प पड़े हुए हैं। 5 साल आप देखिए क्या होता है। इतने 5 20 साल सालों में क्यों नहीं हुआ? 5 साल में कैसे हो जाएगा? 20 साल में बिहार को कहाँ से कहाँ तक